नमस्कार मित्रों, एजुकेशन 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 6 भूगोल विषय के अध्याय 4 को पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के पहले वाले वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें चैनल लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी भाषा में भी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी जानकारी और प्रश्न जरूर पहुंचाएं। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। मित्रों, मानचित्र से सामान्य तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर स्थित किसी बड़े भूभाग को जब हम एक समतल सपाट सतह पर कागज पर अंकित करने का प्रयास करते हैं एक निश्चित स्केल या पैमाने के माध्यम से, तो उस समतल सपाट सतह पृष्ठ पर अंकित सूचनाएं ही व्यवस्थित होकर हमें मानचित्र का रूप देती हैं। मानचित्र पर अंकित सूचनाएं एक विशेष प्रकार की सूचनाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम एक आदर्श मानचित्र प्राप्त कर पाते हैं। मानचित्र पर सूचनाएं सामान्य रूप से चिन्ह के रूप में, रंगों के रूप में, दिशा के रूप में और पैमाने के रूप में। सामान्य रूप से एक सामान्य मानचित्र में इन चीज़ों का होना बिल्कुल आवश्यक है। इन चीज़ों के माध्यम से ही हम एक मानचित्र को एक अच्छा मानचित्र बोल सकते हैं। वर्तमान समय में मानचित्र का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में, इंटरनेट, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स, हर जगह सूचनाओं को पहुंचाने का माध्यम मानचित्र एक सरल सूचना के रूप में उभर के आया है। मानचित्र पे दी गई सूचनाएं भी एक विशेष प्रकार के महत्व रखती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी मानचित्र पर दिए गए रंगों की बात कर लें तो इन रंगों का भी अपना विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रकार के मानचित्र में मान लेते हैं कि वह मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र है, तो ऐसे मानचित्र में रंगों का अपना विशेष महत्व है। जब ऐसे मानचित्रों में यदि किसी जगह हमें नीला रंग दिखलाई पड़ता है तो हम कहेंगे कि उस स्थान पर जल की उपस्थिति है। अगर किसी स्थान पे हरा रंग है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मैदान या घास का क्षेत्र है। अगर किसी स्थान पर भूरा रंग है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर पर्वत, पठार या उच्च भूमि है। यदि किसी जगह पर हल्का पीला रंग उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पर मरुस्थल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी मानचित्र में रंगों का अपना एक विशेष महत्व है और रंग एक विशेष प्रकार की प्रकृति रखते हैं जो मानचित्र में उपस्थित किसी वस्तु को दर्शाते हैं। इसी प्रकार मानचित्र में दिशा का भी एक विशेष महत्व है। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से किस दिशा में उपस्थित है, इसके लिए हमें दिशा का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। मानचित्रों में सभी प्रकार के चित्र उसके वास्तविक रूप में नहीं दिखलाई जा सकती, इसलिए हम उनके जगह कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिनके माध्यम से मानचित्र सटीक, सरल और समझने योग्य बनाया जाता है। मानचित्र को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पैमाना है। एक सटीक पैमाने के माध्यम से ही हम मानचित्र को बना सकते हैं जो कि पृथ्वी के वास्तविक दूरी के अनुपात में
दिखलाई जा सकती है। इन सभी सूचनाओं के आधार पे हम मानचित्र को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। मानचित्र को हम मुख्यतः 3 प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र से तात्पर्य यह है कि जब किसी ऐसे मानचित्र में जिसमें हमें पर्वत, पठार, मैदान, जंगल, झील, झरने, इन सब चीज़ों अर्थात प्राकृतिक चीज़ों को दिखाया जाता है, तो ऐसे मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्रों में रंगों का अपना एक विशेष महत्व है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते होंगे कि एक ही मानचित्र के लिए, एक ही नक्शे के लिए अलग अलग प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। तो भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक चीज़ों का समावेश ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक मानचित्र की। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र से तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा मानचित्र जिसमें किसी जगह, स्थान, राज्य अथवा देश की सीमाएं, लंबाई, चौड़ाई एवं उसका व्यवस्थित क्रम दिया हो, तो ऐसे मानचित्रों को हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। ऐसे मानचित्रों में हम रंगों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन रंगों का उपयोग किस प्रकार करना है इसकी अनिवार्यता या बाध्यता नहीं रहती। हम किन्हीं भी रंगों का उपयोग कर सकते हैं। रंगों का उपयोग करने से यहाँ सामान्य मतलब है कि एक स्थान को दूसरे स्थान से किस प्रकार भिन्न दिखाया जा सकता है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं कि हम कुछ स्थानों का एक समूह ले लेते हैं, यदि हमें एक स्थान को दूसरे स्थान से अलग दिखाना है तो हम अलग अलग रंगों का प्रयोग करेंगे, तभी हम देख पाएंगे कि एक देश अथवा एक जगह की सीमा दूसरी जगह की सीमा से कितनी दूरी पर है या कितनी दूर तक फैली है। उदाहरण के लिए यदि मान लिया जाए कि हम 3 जगहों के रंगों को एक समान कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम एक विशेष प्रकार के रंग का प्रयोग करते हैं तो हम ये पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे कि वास्तव में इन 3 क्षेत्रों की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है। ऐसी स्थिति में हमें राज्य या क्षेत्रों की सीमाएं ज्ञात करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तीसरा हम देख लेते हैं थीमैटिक मानचित्र के बारे में। मित्रों, जब भी कोई ऐसा मानचित्र जो सामान्य के अलावा किसी विशेष परिस्थिति या विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, तो ऐसे मानचित्र को हम थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए थीमैटिक मानचित्र में जैसे ताप का दाब, वर्षा, आर्द्रता, सड़क, नहर, संरचना, इन सब चीज़ों को दर्शाया जाता है। थीमैटिक मानचित्र में प्रत्येक मानचित्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अगर हम थीमैटिक मानचित्र ताप का बना रहे हैं तो उस मानचित्र में दिए गए क्षेत्रों के ताप से संबंधित सूचनाएं दी गई होंगी। दाब के संदर्भ में बनाने पर हमें दाब से संबंधित सूचनाएं दी गई होंगी। इसी प्रकार अलग अलग सभी सूचनाएं एक दूसरे के संदर्भ में दी गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि मानचित्र को बनाने में हमें किन प्रकार के अवयवों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। मानचित्रों को बनाने के लिए हमें निम्न अवयवों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पहला है दूरी।
मित्रों, मानचित्र को बनाने के लिए दूरी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में दिखलाई पड़ती है। किसी मानचित्र में कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु या स्थान से कितनी दूरी पर है, जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा, हम आंकड़ों का उपयोग करके पैमाने की सहायता से एक अच्छा मानचित्र नहीं बना सकते। इसलिए मानचित्र में दूरी का ज्ञात होना बिल्कुल आवश्यक है। मित्रों, दूरी के संदर्भ में मानचित्र बनाने के लिए हम दो प्रकार के विशेष पैमानों का उपयोग करते हैं। पहला पैमाना है लघु पैमाना और दूसरा है बृहद। मित्रों, लघु पैमाने का उपयोग उस समय किया जाता है जब हमें किसी छोटे अथवा सामान्य पृष्ठ पर हमें किसी बहुत बड़े क्षेत्र के मानचित्र को दर्शाना होता है। ऐसी स्थिति में हम पेपर अथवा पृष्ठ पर एक सामान्य दूरी को समतल या धरातल पर एक बड़े दूरी के बराबर मानकर मानचित्र को अंकित करते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यह पृष्ठ 20 × 10 सेंटीमीटर का है। अब हमें इस पर 6000 × 3000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दर्शाना है। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, हम एक अपने मन से सामान्य पैमाना चुन लेते हैं जिसके माध्यम से हम इस क्षेत्रफल को, दिए गए क्षेत्रफल को, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, अंकित कर पाए। हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, इसलिए 3000 किलोमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर और इसी प्रकार 6000 किलोमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम देख पाएंगे कि हम इन 3000 × 6000 स्क्वायर की वाले क्षेत्र को एक सामान्य पृष्ठ पर 6 सेमी × 12 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में पूरी तरह दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लघु पैमाने से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के पैमाने के माध्यम से हम पृथ्वी पर स्थित किसी बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से एक लघु पैमाने की मदद से मानचित्र बना सकते हैं। दूसरी स्थिति में यदि हमसे कहा जाए कि हमें किसी नगर, कस्बे या शहर का मानचित्र सेम उसी प्रकार के पृष्ठ पर बनाना होगा, तो यदि इस स्थिति में हम पैमाने का माप एक जैसा रखते हैं तो हम पाएंगे कि पृष्ठ पर बना मानचित्र हमें बहुत छोटा दिखलाई पड़ने लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी शहर का माप दिया गया है 50 × 80 किमी स्क्वायर का एक शहर है, हमें इस शहर के मानचित्र को यदि पृष्ठ पर दिखाना है तो यदि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर लेते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे द्वारा अंकित की गई सूचनाएं पृष्ठ के एक कोने या छोटे भाग को ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर अर्थात 50 किलोमीटर को दर्शाने के लिए यह मानक या नाप 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो जाएगा। अतः हम ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र
नगर कस्बे को दर्शाने के लिए बृहद पैमाने का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में हम पृष्ठ पर स्थित एक छोटे से भाग को धरातल पर स्थित किसी बड़े भाग के बराबर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, अर्थात 50 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 80 किलोमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक नगर जिसकी क्षेत्रफल 50 × 80 किमी स्क्वायर है, हम उसे 10 × 16 सेंटीमीटर के एक सामान्य पृष्ठ पर आसानी से अंकित कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बृहद मानचित्रों का उपयोग वैसी जगहों पर किया जाता है जहां पर हमें एक छोटे आकार के क्षेत्रफल का मानचित्र दर्शाना होता है। लघु मानचित्रों में बड़े आकार के क्षेत्रफलों को दर्शाया जाता है और बृहद मानचित्र में बृहद पैमाने में लघु आकार के क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। अब हम देख लेते हैं मानचित्र के प्रयोग में किए जाने वाले दूसरे अवयव अर्थात दिशा के बारे में। मित्रों, मानचित्र बनाने में दिशा का भी विशेष महत्व है। हमें यदि बोल दिया जाए कि हमें 10 किलोमीटर जाने पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, तो हम 10 किलोमीटर किस दिशा में जाएं, हमें यदि यह ज्ञात नहीं है तो यह संभावना बिल्कुल कम है कि हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएं। इसलिए मानचित्र बनाने में दिशा का विशेष महत्व है। दिशा से हमें यह पता चलता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से किस दिशा में उपस्थित है। तो सामान्य रूप से हम 4 दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। 4 दिशाएं मुख्यतः पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण हैं। मित्रों, इन चारों दिशाओं के अलावा जब वस्तु किसी अन्य जगह या दिशा में उपस्थित हो तो हमें एक अलग प्रकार की दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम इन्हीं 4 मुख्य दिशाओं की मदद से 4 अन्य दिशाएं भी निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि यह दिशा उत्तर तथा पूर्व के मध्य में स्थित है, इसलिए हम इसे उत्तर पूर्व। यह पूर्व दक्षिण के मध्य स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार पश्चिम दक्षिण के मध्य दक्षिण पश्चिम, और इसी प्रकार उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु या जगह इन 4 महत्वपूर्ण दिशाओं के अलावा भी यदि किसी दिशा में है तो हम उसे आसानी से मानचित्र पर अंकित कर सकते हैं। अब तीसरा और महत्वपूर्ण संसाधन चिन्ह है। मित्रों, मानचित्र पर दिए गए वस्तु या आकृति का वास्तविक चित्र बनाना काफ़ी कठिन कार्य है। इस बाधा को दूर करने के लिए हम उन चित्रों या वस्तुओं की जगह एक विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम मानचित्र को सरल और स्पष्ट बना सकते हैं। चिन्हों से सामान्य तात्पर्य यह है कि दिए गए वास्तविक वस्तुओं या संरचना के स्थान पर किसी छोटे संरचना का प्रयोग करना। उदाहरण के लिए यदि हमें मानचित्र में मकान को दर्शाना है तो हम यदि मकान का चित्र बनाएंगे तो वह काफ़ी समय और लागत ले लेगा, परंतु जब हम मकान के स्थान पर एक चिन्ह बना देंगे तो हमें चीज़ें समझने में बड़ी आसानी होगी। उदाहरण के लिए यदि हमें पेड़ बनाना है तो हम पेड़ की आकृति छोटी सी बना सकते हैं। हमें घास बनाना है तो हम घास बना सकते हैं। हमें मंदिर बनाना है तो हम मंदिर बना सकते हैं।
हमें गिरजाघर बनाना है तो हम गिरजाघर बना सकते हैं, हमें मस्जिद बनाना है तो हम मस्जिद बना सकते हैं, यदि हमें नहर बनाना है नहर बना देते हैं, तालाब बनाना है तालाब बना देते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। रेल की पटरियों के लिए हम रेल की पटरियों जैसा एक चिन्ह बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि चिन्हों में हम उस वस्तु के वास्तविक आकृति को न बनाकर हम एक उसका संक्षिप्त रूप प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मानचित्र देखने में अच्छा लगे और उसको अच्छी तरीके से समझा जा सके। मित्रों, अब हम देख लेते हैं स्केच के बारे में। आप सभी ने मेले में, बाजार में, मार्केट में या कहीं भी दुकान पे सीनरी, प्राकृतिक दृश्य और फोटो पोस्टर्स आपने देखे होंगे। वे सभी फोटो पोस्टर या सीनरी स्केच कहलाते हैं। आप यदि जब किसी गांव में जाते हैं और वहां से वापस आते हैं तो यदि आप उस गांव की एक काल्पनिक चित्र किसी पेपर पर उतारने का प्रयास करते हैं तो उस पेपर पर बने चित्र को हम स्केच कहते हैं। महत्व यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्केच व्यक्ति के दिमाग में उपस्थित एक काल्पनिक रेखा होती है, एक काल्पनिक चित्र होता है जिसे हम कागज या पृष्ठ पर उतारते हैं, जिसका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। एक स्केच तथा एक मानचित्र एक दूसरे से भिन्न इस प्रकार है कि मानचित्र में विशेष प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्केच में ऐसे किसी पैमाने का प्रयोग न करके हम उसे काल्पनिक ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। स्केच का सामान्य तात्पर्य बस यही इतना ही है कि स्केच में उपस्थित दिए गए सूचनाओं को सुंदर और आकर्षक बनाने का पर ध्यान दिया जाता है, न कि उनके पैमानों पर। अब हम बात कर लेते हैं प्लान के बारे में। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हमारे गांव के आसपास, शहर कस्बों के आसपास किसी भी प्रकार का सर्वे होता है, जैसे रोड बिछाना हो, नहर बनाना हो, पुल बनाना हो, बांध बनाना हो, तो वहाँ का इंजीनियर एक विशेष प्रकार का नक्शा लिए होता है। आप उस नक्शे को विशेष ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें उस स्थान विशेष के विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को एक अलग अलग चिन्हों के माध्यम से दर्शाया गया होता है। इन अलग अलग चिन्हों को वास्तविक रूप से बनाना कठिन होता है, तो हम उस विशेष प्रकार के स्थान के प्लान को बनाने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमें घर बनाना हुआ तो हम घर को आयत या वर्ग के रूप में दिखला देते हैं। घास के मैदान को दिखलाना हुआ तो वहाँ पर घास के स्थान दिखला देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने भी घर, मकान या संरचनाएं बनाई जाती हैं, उनका एक विशेष प्रकार का नाप होता है। एक स्केच तथा प्लान एक दूसरे से इस प्रकार अलग हैं कि प्लान में दी गई कोई भी संरचना का एक निश्चित माप यानी लंबाई, चौड़ाई दी गई होती है, जबकि स्केच में ऐसी कोई सूचना मापन या पैमाने के रूप में नहीं दी गई होती। इस प्रकार प्लान का उपयोग हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करने तथा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ी या चैप्टर से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं।
आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।